हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हमें सीटीआरएम की डायनेमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हमें दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। ठीक है, और मान लो ये छत है, ये क्या है? छत, मतलब रूफ है। और ये मान लो एक डिस्क है, डिस्क ऑफ रेडियस आर, और इस डिस्क का मास है m। ठीक है, इस डिस्क पे एक मासलेस स्ट्रिंग, मतलब एक रस्सी लपेटी हुई है ऐसे, मतलब एक स्ट्रिंग रैप्ड है। ठीक है, एक स्ट्रिंग को रैप कर दिया, लपेट दिया इस डिस्क पे, और ये स्ट्रिंग फाइनली इस छत से कनेक्टेड है, रूफ से। ठीक है, और अब देखो मैंने क्या किया, इस डिस्क को रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, ऐसे छोड़ दिया। तो ये आप फील कर सकते हो क्या होगा, ये डिस्क घूमती हुई ऐसे नीचे की तरफ आएगी, क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगी और नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, ये आप फील कर सकते हो। मतलब जो ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और डिस्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी और एंगुलर एक्सेलरेट करेगी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो ये डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, और इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा ACM। ठीक है, तो अल्फा फाइंड आउट करो, ACM फाइंड आउट करो। ठीक है, और इस रस्सी में टेंशन आएगी T, वो फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये आप फील कर सकते हो, जैसे ही मैं इस डिस्क को रेस्ट से रिलीज करूंगा तो ये डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो एक तरह से यहां पे ये डिस्क CTRM परफॉर्म करेगी। डिस्क विल परफॉर्म CTRM, कंबाइंड ट्रांजेशनल रोटेशनल मोशन। मतलब डिस्क का सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांजेशनल मोशन परफॉर्म करेगा ACM कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और ये डिस्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगी भी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो ये डिस्क एक तरह से CTRM परफॉर्म करेगी, कंबाइंड ट्रांजेशनल रोटेशनल मोशन। ठीक है, मतलब जैसे ही मैं इस डिस्क को इस पोजीशन से रेस्ट से रिलीज करूंगा तो ये डिस्क ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई नीचे की तरफ आएगी। तो डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ACM, और अबाउट सेंटर ऑफ मास इस डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा फाइंड आउट करना है, और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी वो भी फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो इस डिस्क पे क्या क्या फोर्सेस आएंगे। सेंटर ऑफ मास पे mg फोर्स आएगा, सही बात है, और एक ऐसे टेंशन फोर्स आएगा, बिल्कुल सही है। और इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ ACM एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और यह डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में अबाउट सेंटर ऑफ मास से रोटेट भी करेगी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो सबसे पहले तो क्या अप्लाई करो, डिस्क के सेंटर ऑफ मास पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क। ठीक है,
तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ डिस्क m इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क ACM। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये होगी। और ये अंडरस्टूड है, मतलब ऐसा गिवन है, या गिवन ना हो तो अंडरस्टूड होता है। ये रस्सी है ना, इस डिस्क पे से स्लिप नहीं करेगी, स्ट्रिंग विल नॉट स्लिप ऑन डिस्क। ठीक है, तो अब देखो ये रस्सी इस डिस्क पे से नहीं फिसलेगी। ठीक है, तो देखो इस रस्सी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है ना वो सभी रेस्ट पे हैं, क्योंकि ये रस्सी यहां पे छत से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब एक पॉइंट लो बी पॉइंट, ये बी पॉइंट किसके ऊपर है, इस डिस्क के ऊपर। तो इस बी पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क ऐसे आएगा ना, कितना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा के बराबर। और सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है ACM एक्सेलरेशन से। तो इस बी पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यूजिंग रिलेटिव मोशन वो क्या जाएगा, नीचे की तरफ ACM और अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और देखो एक बी डैश पॉइंट है रस्सी के ऊपर, और बी और बी डैश पॉइंट कांटेक्ट में है। बी डैश पॉइंट रेस्ट पे होगा, क्योंकि बी डैश पॉइंट तो इस रस्सी के ऊपर यहां पे है ना, तो रस्सी के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो सभी रेस्ट पे हैं। तो ये रस्सी यहां पे इस डिस्क पे से नहीं फिसल रही, तो इसका मतलब देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बी एंड बी डैश पॉइंट। तो बी डैश पॉइंट रेस्ट पे है, मतलब बी डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है, तो इस बी पॉइंट का एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ACM आर अल्फा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सही बात है, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अब क्या करो, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई कर दो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ। जब आप इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास पे बैठकर डिस्क के मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो डिस्क का आपको क्लॉकवाइज सेंस में केवल रोटेशनल मोशन नजर आएगा। ठीक है, तो देखो अबाउट सेंटर ऑफ मास या अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, नेट टॉर्क ऑन दिस डिस्क फ्रॉम R क्रॉस F वो आएगा क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, और कितना, T इंटू में R, ये किसके बराबर होगा, I इंटू में अल्फा, इनफैक्ट ICM इंटू में अल्फा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ये भी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ICM वो कितना होता है, mr²/2। तो mr²/2 इंटू में अल्फा। ठीक है, ये होगी सेकंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन होगी, सेकंड तो ये थी। ठीक है, तो अब देखो एक R से एक R खत्म। ठीक है, सही बात है। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो ACM/R, ACM/में R, तो R से R खत्म, तो राइट साइड में क्या आ गया MACM/2। तो ये इक्वेशन बन जाएगी T इज इक्वल टू MACM/2, T इज इक्वल टू MACM/2। ये होगी मेरी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो ये टेंशन की वैल्यू MACM/2 यहां पे पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो mg माइनस MACM/2 इज इक्वल टू MACM, M से M खत्म हो गया।
ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 ACM/2 इज इक्वल टू G। तो यहां से ACM की वैल्यू क्या आ जाएगी, ACM की वैल्यू 2G/3, ठीक है, ये आ गई। अल्फा कितना है ACM डिवाइडेड बाय R, मतलब 2G/3R, ठीक है। ACM की वैल्यू निकल गई, अल्फा की वैल्यू निकल गई। इस रस्सी में टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी बाकी है। टेंशन देखो किसके बराबर है, MACM/2, M/2 इंटू में ACM की वैल्यू कितनी आई 2G/3। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आ गई mg/3, ठीक है। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी mg/3, ठीक है। तो इस रस्सी में टेंशन निकल गई mg/3 और इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM वो निकल गया 2G/3। अबाउट सेंटर ऑफ मास डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो निकल गया 2G/3R, सही है, ठीक है। तो एक इसका अलग मेथड देखो, सेकंड मेथड। तो देखो ये क्या है, छत, यही है बिल्कुल। ये मेरी क्या है डिस्क, जिसका मास है m, रेडियस है r, ठीक है। और ये रस्सी इस डिस्क पे रैप की हुई है, लपेटी हुई है, ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग। और यहां पे मासलेस स्ट्रिंग फाइनली छत से कनेक्टेड है। मैंने इस डिस्क को रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो अब देखो रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखो जब मैं इस डिस्क को रेस्ट से रिलीज करूंगा तो ये डिस्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगी भी और नीचे की तरफ भी आएगी। ये हम विजुअलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे मेरी डिस्क यहां पे पहुंच गई, ठीक है। कितनी नीचे, h हाइट नीचे, ठीक है, t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे। और मान लो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे वो है VCM, ठीक है। और t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्लॉकवाइज सेंस में वो है मान लो ओमेगा, ठीक है। और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T, ठीक है। और जो कितनी आएगी ऑब्वियसली mg/3 टेंशन आएगी T, और एक mg फोर्स भी आएगा ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, सही बात है। mg ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो अब देखो इस टेंशन के द्वारा पॉजिटिव रोटेशनल वर्क डन आएगा कितना, रोटेशनल वर्क डन बाय टेंशन पॉजिटिव आएगा फ्रॉम टॉर्क डॉट थीटा से, ठीक है। उससे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस टेंशन के द्वारा रोटेशनल पावर कितनी आएगी। रोटेशनल पावर
बाय दिस टेंशन, रोटेशनल पावर डिलीवर्ड बाय दिस टेंशन, वो कितनी आएगी फ्रॉम टॉर्क डॉट ओमेगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, ओमेगा भी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो रोटेशनल पावर डिलीवर्ड बाय दिस टेंशन फ्रॉम टॉर्क डॉट ओमेगा से पॉजिटिव आएगी, क्योंकि टॉर्क भी क्लॉकवाइज सेंस में और ओमेगा भी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो पॉजिटिव आएगी। और वो कितनी आएगी, टॉर्क का मैग्नीट्यूड T इंटू में R इंटू में ओमेगा, इतनी आएगी, ठीक है। और इस टेंशन के द्वारा ट्रांजेशनल पावर डिलीवर्ड बाय दिस टेंशन, वो कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी, फ्रॉम फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स टेंशन फोर्स ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है VCM, तो टेंशन फोर्स ऐसे वेलोसिटी ऐसे, तो cos 180 -1, तो नेगेटिव आएगी। और वो कितनी आएगी, फोर्स डॉट वेलोसिटी से T इंटू में VCM इंटू में cos 180 -1 आगे लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये रस्सी इस डिस्क पे से ना फिसले, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, VCM R ओमेगा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस रस्सी के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो सभी रेस्ट पे हैं, ठीक है। और मान लो ये पॉइंट B इस डिस्क के ऊपर है, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस B पॉइंट की वेलोसिटी वो ऐसे आएगी, कितनी, R ओमेगा, और सेंटर ऑफ मास की इटसेल्फ वेलोसिटी है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में VCM, तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इस B पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या हो जाएगी, ऐसे VCM अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो इस रस्सी के ऊपर जितने पॉइंट्स है वो सभी रेस्ट पे है, क्योंकि रस्सी यहाँ पे छत से कनेक्टेड है, तो एक B डैश पॉइंट होगा यहाँ पे रस्सी पे, और B और B डैश पॉइंट कॉन्टेक्ट में होंगे, ठीक है। तो ये रस्सी यहाँ पे डिस्क पे से फिसल भी नहीं रही, तो इसका मतलब देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन B डैश एंड B पॉइंट, तो इसका मतलब B पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0, तो इसका मतलब VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, ठीक है। तो अब देखो VCM को मैं ये R ओमेगा यहां पे पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो अब ये देखो इस टेंशन के द्वारा नेट पावर डिलीवर्ड वो कितनी आई, 0, क्योंकि इस टेंशन के द्वारा रोटेशनल पावर डिलीवर्ड तो TR इंटू ओमेगा आई, और इसी टेंशन के द्वारा ट्रांजेशनल पावर डिलीवर्ड वो आई -TR ओमेगा, तो इन दोनों का सम कर दूंगा, तो इस टेंशन के द्वारा टोटल या नेट पावर डिलीवर्ड बाय दिस टेंशन वो क्या हो जाएगी, 0, इन दोनों का सम कर दो, प्लस TR ओमेगा माइनस TR ओमेगा कितनी होगी, 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो टेंशन है इस डिस्क पे SAT, इसके द्वारा टोटल पावर डिलीवर्ड वो क्या रहेगी, 0, तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इस टेंशन के द्वारा टोटल वर्क डन वो क्या आएगा, 0, या मैं ये भी बोल सकता हूं किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इस टेंशन के द्वारा जितना रोटेशनल वर्क डन आएगा ना, इसी टेंशन के द्वारा उसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उतना ही नेगेटिव ट्रांजेशनल वर्क डन आएगा। तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इस टेंशन के द्वारा टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और वो आप यहां से भी रियलाइज कर सकते हो
इस टेंशन के द्वारा टोटल पावर डिलीवर्ड वो क्या आ रही है, जीरो, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव है उतना ये नेगेटिव भी है, तो इन दोनों का सम जीरो आएगा। सही बात है। तो इसका मतलब यहां पे केवल किसका वर्क डन आएगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, और mg ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो इसका मतलब इस डिस्क की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ डिस्क विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो इस डिस्क पे। ठीक है, तो अब देखो t इक्वल टू 0 पे इस डिस्क को मैंने यहां से रेस्ट से रिलीज किया था, तो t इक्वल टू 0 पे इस पोजीशन पे डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि डिस्क रेस्ट पे है। t इक्वल टू 0 पे जस्ट मैंने जैसे ही इसे डिस्क को रेस्ट से रिलीज किया तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी और ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। सही बात है। और जैसे ही मैं इस डिस्क को रेस्ट से रिलीज करूंगा तो ये डिस्क ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ 2g/3 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा और ये डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्लॉकवाइज सेंस में 2g/3 कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से एंगुलर एक्सेलरेट भी करेगी। ठीक है, तो अब देखो मैं यहां से यहां तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूं, तो क्या करूंगा, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से यहां तक देख सकते हो डिस्क नीचे की तरफ आई है, तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी, mgh, क्योंकि ये h है। डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, क्योंकि ओमेगा भी 0 है यहां पे और VCM भी 0 है, t इक्वल टू 0 की अगर बात करूं। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m VCM स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर। ICM कितना आएगा, mr²/2 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, और VCM ये किसके बराबर आएगी, r ओमेगा के बराबर। ठीक है, तो ओमेगा की यहां से VCM/r वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो VCM स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले m से m खत्म कर दो और यहां पे r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये आ गया VCM स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, VCM स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो देखो VCM स्क्वायर को कॉमन ले लो, इनफैक्ट VCM स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को कॉमन ले लो, तो 1 + 1/2 इज इक्वल टू GH, तो 1 + 1/2 3/2। ठीक है, तो यहां से देखो VCM की वैल्यू क्या आएगी, 4GH डिवाइडेड बाय 3 और उसका रूट, 4GH डिवाइडेड बाय 3 का रूट। ठीक है, तो 4 का रूट तो 2 जाएगा, तो VCM की वैल्यू कितनी आएगी, 2√GH डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो VCM की वैल्यू ये आ गई, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, VCM डिवाइडेड बाय R, VCM डिवाइडेड बाय R, तो 2/r रूट ऑफ GH डिवाइडेड बाय 3, ये ओमेगा की वैल्यू होगी।
तो अब देखो एट टी इज इक्वल टू 0 पे जब मैंने इस डिस्क को रेस्ट से रिलीज किया तो उसके बाद में क्या होगा, ये डिस्क नीचे की तरफ आएगी और क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई। डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा 2g/3, ठीक है। और अबाउट सेंटर ऑफ मास डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन इन क्लॉकवाइज सेंस वो कितना आएगा 2g/3r। और देखो जब ये डिस्क h हाइट नीचे आई है या इस डिस्क ने h डिस्टेंस ट्रेवल की है तो एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आई 2 इंटू में रूट GH/3। और एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क ओमेगा कितनी आई VCM/r, ठीक है 2/r रूट GH/3। तो अब इसको देखो आप यहां से भी सेटिस्फाई करवा सकते हो, यहां से भी VCM की वैल्यू यही आएगी। क्या अप्लाई करना होगा V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। तो VCM² इज इक्वल टू U², 0 t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है ना, तो VCM² इज इक्वल टू U² 0 प्लस 2AS 2 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कितना आया 2g/3 इंटू में s सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया h, ठीक है। तो यहां से भी VCM की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इतनी ही आएगी 2 रूट GH/3, ठीक है। और t की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, कहां से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² से। s कितना h एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 तो ut 0 हाफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 2g/3 इंटू में t²। तो देखो यहां से t की वैल्यू क्या आएगी, 2 से 2 कैंसिल कर दो सबसे पहले, तो ये आएगी रूट 3h/g, ठीक है। तो जब ये डिस्क कितना नीचे आई h तो स्टॉप वॉच में कितना टाइम होगा रूट 3h/g, ठीक है। और ये देखो यहां पे रोटेशनल पावर डिलीवर्ड बाय दिस टेंशन वो प्लस TR ओमेगा आई और ट्रांजिशनल पावर डिलीवर्ड बाय दिस सेम टेंशन Y माइनस TR ओमेगा। तो इन दोनों का सम करोगे तो इसका मतलब है नेट या टोटल पावर डिलीवर्ड बाय दिस टेंशन वो 0 आई। तो इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इस टेंशन के द्वारा टोटल वर्क डन कितना आएगा 0। तो बचा किसका वर्क डन mg ग्रेविटेशनल फोर्स का, और वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्क की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो मैंने यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया था, ठीक है। तो VCM की वैल्यू ये निकल के आई थी और यहां से भी VCM की वैल्यू यही निकल के आई 2 इंटू में रूट GH/3, ठीक है। और आनी भी चाहिए सेम दोनों मेथड से। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हो। और जो स्टैंडर्ड मेथड होता है ACM की वैल्यू निकालो, अल्फा की वैल्यू निकालो, टेंशन की वैल्यू निकालो, स्टैंडर्ड मेथड मतलब ये फर्स्ट वाला मेथड वो भी अप्लाई कर सकते हो। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मतलब सेकंड मेथड वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल बिल्कुल इस जैसा ही है। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड बिल्कुल फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसा है। जो हमने अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल किया ना बिल्कुल ऐसा ही न्यूमेरिकल है
सेकंड न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जी गिवन है। और मान लो ये छत है, ठीक है, और ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, छत है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का मास ये m गिवन है और रेडियस r, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, इस सॉलिड सिलेंडर पे दो रस्सियों को रैप कर दिया, लपेट दिया। एक तो ये रस्सी है जो कि लपेट रखी है, रैपिंग कर रखी है, ठीक है, और दूसरी रस्सी ये है। ये दूसरी रस्सी लपेट दी, ठीक है। इस सॉलिड सिलेंडर पे दो रस्सी लपेट रखी हैं, दो मासलेस स्ट्रिंग, एक ये और एक ये, ठीक है। और मैंने क्या किया, t = 0 पे इस सॉलिड सिलेंडर को इस पोजीशन से रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये सॉलिड सिलेंडर ऐसे, जैसे आप इसको छोड़ोगे तो ये सॉलिड सिलेंडर घूमता हुआ नीचे की तरफ आएगा, और कैसे घूमेगा, ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा और घूमता हुआ ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। मान लो इस सॉलिड सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन वो होगा अल्फा, और क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। क्योंकि आप फील कर सकते हो रस्सी को ऐसे लपेटा गया, दो रस्सियों को, तो जब आप इसको रेस्ट से रिलीज करोगे इस पोजीशन से, तो ये सॉलिड सिलेंडर क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे घूमेगा और नीचे की तरफ आता जाएगा। मान लो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा और सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा ACM, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ACM फाइंड आउट करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है। और फ्रॉम सिमेट्री दोनों रस्सियों में टेंशन सेम आएगी, तो टेंशन T दोनों रस्सियों में टेंशन सेम आएगी, ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो ये जो रस्सी है या ये रस्सी, दोनों कोई भी मान लो, दोनों रस्सी इस छत से कनेक्टेड हैं, मतलब दोनों रस्सियों पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो रेस्ट पे होंगे। मान लो ये रस्सी मान लो, आप कोई भी रस्सी मान सकते हो, ठीक है। तो इस दोनों रस्सियों पे पॉइंट्स रेस्ट पे होंगे, सही बात है। तो ये पॉइंट लो B, ये मान लो B पॉइंट किसके ऊपर है, सिलेंडर के ऊपर, सॉलिड सिलेंडर के ऊपर है ये B पॉइंट। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर ऑफ मास, इस B पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा, कितना, क्योंकि ये सिलेंडर ऐसे घूमेगा ना क्लॉकवाइज सेंस में, वो सिलेंडर ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में घूमता घूमता नीचे की तरफ भी आएगा, ठीक है। तो इस B पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ आएगा R अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस बी पॉइंट का एक्सेलरेशन यूजिंग रिलेटिव मोशन वो क्या हो जाएगा, ऐसे एसीएम भी अप्लाई करना पड़ेगा। और एक है बी डैश पॉइंट जो कि रस्सी के ऊपर है, और बी डैश पॉइंट दोनों कॉन्टैक्ट में है, तो रस्सी के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वे सभी रेस्ट पे होंगे, तो बी डैश पॉइंट रेस्ट पे होगा। तो बी पॉइंट भी रेस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि ऐसा गिवन है, अगर गिवन ना भी हो तो अंडरस्टूड होता है कि ये दोनों रस्सी इस सॉलिड सिलेंडर पे से नहीं फिसलेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है बी पॉइंट का एक्सेलरेशन वो क्या होना चाहिए, 0, मतलब ACM R अल्फा के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब देखो, इस सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इस सिलेंडर पे नेट फोर्स कितना आएगा, mg माइनस 2t, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ठीक है, और एक ऐसे t टेंशन और एक ऐसे t टेंशन, तो t प्लस t 2t, ठीक है। हालांकि ये दोनों टेंशन सेंटर ऑफ मास पे नहीं आएंगे, लेकिन जब हम सेंटर ऑफ मास के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो उस बॉडी पे जो फोर्सेज होते हैं वो सेंटर ऑफ मास पे लगा दिए जाते हैं, अप्लाई कर दिए जाते हैं। तो नेट फोर्स कितना आ गया, mg माइनस 2t, ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ द सिलेंडर m इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर ACM, ये होगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो, ये सिलेंडर क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगा क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। और ये सिलेंडर नीचे की तरफ भी आता जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में घूमता घूमता नीचे की तरफ आता जाएगा, ठीक है। तो अब इस सिलेंडर पे नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई कर दो, नेट टॉर्क इज इक्वल टू ICM, यहां पे हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर अबाउट एक्सिस इनटू में अल्फा, ठीक है। तो अब देखो, इस सॉलिड सिलेंडर पे इस टेंशन का टॉर्क वो किस सेंस में आएगा, क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। और कितना, T इंटू में R, और इस सॉलिड सिलेंडर पे इस टेंशन का टॉर्क अगेन क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और कितना आएगा, T इंटू में R, तो प्लस T इंटू में R, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, I एक्सिस इंटू में अल्फा। तो इस एक्सिस के अबाउट सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये हमें पता है, mr²/2, तो mr²/2 इंटू में अल्फा, ठीक है। ये होगी मेरी थर्ड इक्वेशन। तो Tr प्लस Tr 2Tr इज इक्वल टू mr²/2 इंटू में अल्फा, ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब सोल्व करना, बस इनको कैसे भी करके सोल्व कर लो। तो फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू पुट कर दो ACM/R यहां पे, ठीक है। और ये R यहां पे चला जाएगा तो R² होगा, R² से R² कैंसल, तो 2T किसके बराबर आ गया, MACM/2 के बराबर, ठीक है। तो टेंशन किसके बराबर आ गई, MACM/4 के बराबर, MACM/4।
तो अब क्या करो, 2t की ये वैल्यू MACM/2 यहाँ पे पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में। तो mg माइनस 2t मतलब माइनस MACM/2 इज इक्वल टू MACM, m से m खत्म। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 ACM इज इक्वल टू g। ठीक है, तो यहां से ACM की वैल्यू कितनी आएगी, 2g डिवाइडेड बाय 3। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ACM डिवाइडेड बाय r मतलब 2g बाय में 3r। और इस रस्सी में मतलब इन दोनों रस्सियों में जो सेम टेंशन आएगी t, उसकी वैल्यू क्या आएगी, MACM डिवाइडेड बाय 4, m/4 इंटू में ACM, ये कितनी आई 2g/3। ठीक है, तो ये आ गई mg/6, mg डिवाइडेड बाय 6। तो दोनों रस्सियों में ऑब्वियसली सेम टेंशन आएगी t, और वो कितनी आएगी mg/6। इस सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM वो कितना होगा 2g/3। और ये सॉलिड सिलेंडर अपनी एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट भी करेगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। अल्फा की वैल्यू आई 2g/3r। ठीक है, तो इसी को हम सेकंड मेथड से भी सोल्व करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के मेथड से। तो देखो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सॉलिड सिलेंडर कंजर्व्ड कैसे रहेगी। ये क्या मेरी रूफ है, ठीक है, और ये मेरा सॉलिड सिलेंडर, सही है। मैंने क्या कर रखा था, इस सॉलिड सिलेंडर पे दो रस्सियों को लपेट रखा था। ठीक है, एक तो ये रस्सी थी और दूसरी रस्सी ये थी। और इस सॉलिड सिलेंडर को मैंने इस पोजीशन से t = 0 पे रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, ये आप फील भी कर सकते हो, ये सॉलिड सिलेंडर नीचे की तरफ भी आएगा और अपनी एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करता हुआ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो मान लो t = t इंस्टेंट पे ये सॉलिड सिलेंडर मेरा यहां पे पहुंच गया, कुछ इस पोजीशन पे। ठीक है, इस पोजीशन पे पहुंच गया सॉलिड सिलेंडर, मतलब कितना नीचे, h नीचे। रस्सियां तो अब भी हैं दोनों। ठीक है, तो इस पोजीशन पे पहुंच गया t = t इंस्टेंट पे। मान लो t = t इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM आएगी। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस क्लॉकवाइज सेंस में वो मान लो ओमेगा होगी। तो जैसे ACM = R अल्फा रिलेशन मैंने फाइंड आउट किया था, ऐसे ही क्या हो जाएगा, VCM = R ओमेगा। ठीक है, क्योंकि ये रस्सी इस सॉलिड सिलेंडर पे से नहीं फिसलेगी। और मान लो रस्सियों में टेंशन आएगी T, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा सेंटर ऑफ मास पे mg, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सही बात है। तो अब देखो, इस टेंशन के द्वारा
रोटेशनल पावर डिलीवर्ड कितनी आएगी इस टेंशन के द्वारा, वो कितनी आएगी फ्रॉम टॉर्क डॉट ओमेगा से। ठीक है, टॉर्क कितना आएगा T इंटू में R। और देखो टॉर्क भी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, एंगुलर वेलोसिटी भी क्लॉकवाइज सेंस में आएगी, तो cos 01 टॉर्क का मैग्नीट्यूड TR इंटू में ओमेगा। ठीक है, तो अब देखो इस टेंशन के द्वारा रोटेशनल पावर डिलीवर्ड सेम ही आएगी फ्रॉम टॉर्क डॉट ओमेगा, TR ओमेगा ही आएगी। ठीक है, तो दोनों टेंशंस के द्वारा टोटल रोटेशनल पावर डिलीवर्ड बाय टेंशंस वो कितनी हो जाएगी TR ओमेगा प्लस TR ओमेगा, मतलब 2TR ओमेगा। सही बात है। तो अब देखो इस टेंशन के द्वारा ट्रांजिशनल पावर डिलीवर्ड बाय दिस टेंशन फ्रॉम फोर्स डॉट वेलोसिटी, वो क्या आएगी फोर्स, देखो ऐसे टेंशन फोर्स और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे VCM, तो cos 180 -1 और कितनी T इंटू में VCM माइनस T इंटू में VCM, और VCM कितना है R ओमेगा, तो माइनस T R ओमेगा। इस टेंशन के द्वारा भी ट्रांजिशनल पावर डिलीवर्ड इतनी ही आएगी माइनस TR ओमेगा। ठीक है, फ्रॉम ए फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो दोनों टेंशंस के द्वारा टोटल ट्रांजिशनल पावर डिलीवर्ड वो क्या आएगी माइनस TR ओमेगा माइनस TR ओमेगा माइनस 2TR ओमेगा। ठीक है, तो अब देखो दोनों टेंशंस के द्वारा टोटल पावर डिलीवर्ड दोनों टेंशंस के द्वारा वो क्या हो जाएगी 2TR ओमेगा माइनस 2TR ओमेगा, जीरो होगी। तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में दोनों टेंशंस के द्वारा टोटल वर्क डन वो क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो केवल किसका वर्क डन बचा mg ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स का, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी सॉलिड सिलेंडर की। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। क्या करो, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज इन ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी हाफ mvcm स्क्वायर प्लस इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी 1/2 I एक्सिस इंटू में ओमेगा स्क्वायर। I एक्सिस कितना mr स्क्वायर बाय 2 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा कितना है VCM डिवाइडेड बाय R, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा V स्क्वायर CM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसल, M से M कैंसल, तो GH किसके बराबर आ गया VCM स्क्वायर बाय 2 प्लस VCM स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो GH किसके बराबर आ गया 3/4 VCM स्क्वायर के बराबर, 3/4 VCM स्क्वायर के बराबर आ गया GH। तो VCM की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू में रूट GH/3। ठीक है, और देखो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS से भी VCM की वैल्यू यही आएगी। अप्लाई कर दो, VCM का स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
2g/3 इंटू में s मतलब h, तो देख सकते हो यही आई है VCM की वैल्यू क्या आई 2 इंटू में √GH/3। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक सॉलिड सिलेंडर को नीचे आने में, h हाइट नीचे आने में या h डिस्टेंस ट्रेवल करने में वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना टाइम लगेगा, t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो फ्रॉम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, sh ut 0 हाफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 2g/3 इंटू में t स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, तो राइट साइड में क्या आ गया g/3 t स्क्वायर। तो यहां से t की वैल्यू आ गई √3h/g। ठीक है, √3h/g आ गई t की वैल्यू। तो यहां पे क्या होगा, ये जो सॉलिड सिलेंडर है ना अबाउट एक्सिस क्लॉकवाइज सेंस में घूमता हुआ नीचे की तरफ आएगा ऐसे। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा नीचे की तरफ 2g/3, और इस एक्सिस के अबाउट सॉलिड सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो कितना आएगा 2g/3r। दोनों रस्सियों में टेंशन ऑब्वियसली सेम आएगी और वो कितनी आएगी mg/6। ठीक है, और यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी सॉलिड सिलेंडर के। तो सेकंड मेथड ये है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का भी यूज कर सकते हो। तो देखो VCM की वैल्यू कितनी आई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते हुए 2 इंटू में √GH/3, और डायरेक्ट v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as का भी यूज कर सकते हो, तो भी VCM की वैल्यू यही आएगी। ठीक है, और यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा सॉलिड सिलेंडर को नीचे आने में √3h/g। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी सिलेंडर की कंजर्व रहेगी। आपके ऊपर है कौन सा भी मेथड अप्लाई कर लो, स्टैंडर्ड मेथड ACM निकाल लो, अल्फा निकाल लो, दोनों रस्सियों में टेंशन निकाल लो। एक तो ये अप्लाई कर सकते हो, ACM निकाल लो, अल्फा निकाल लो, और v इज इक्वल टू u प्लस AT, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as का यूज करो फॉर सेंटर ऑफ मास। या आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपके ऊपर है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।